ये एक ऑर्गेनाइजेशन में संचालित करते हैं या फिर यूँ कहें कि ये काम करते हैं। वेटरन्स इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिक देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे के लिए काम करती है। अभी नितिन गडकरी जी भी आए हुए थे, वेंकैया नायडू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर बीके मिश्रा जी। हम लोग फार्मर्स के लिए भी करते हैं और सोल्जर्स के लिए भी काम करते हैं। जब भी भारत को इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, भारत के जो हिंदू हैं वो भारत के साथ एकजुट रहेंगे, भारत के सिख हैं एकजुट रहेंगे। कुछ लोग थे वो कह रहे हैं कि आपने तो हमें दलित बना दिया, तो दलित तो कभी हिंदू है ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब एक है भाई। सनातन का पाठ है, दलित कुछ नहीं है। दलित शब्द का मतलब क्या होता है? जो दबा कुचला हो। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। देखिए ये लोग तो, मैं इन लोगों को, जैसे आपको पता नहीं कैसा लगेगा, मैं इन लोगों को बोलता हूँ औरंगजेब का औलाद। इनकी वजह से देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमेशा कवरेज के दौरान हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए लोगों से मिलना होता है। ऐसे में हम आज आए हुए हैं नई दिल्ली के इंडिया गेट पे। यहाँ पे हमारी एक मुलाकात अभिषेक मिश्रा से हुई है। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में संचालित करते हैं या फिर यूँ कहें कि ये काम करते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो जवान शहीद होते हैं, जो वीर हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनके पीछे जो उनका परिवार छूट जाता है, उनके बच्चे जो छूट जाते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवोपार्जन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। उनके डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ऐसे में हम अभिषेक जी से जानेंगे। अभिषेक जी, क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके से ये काम करता है और क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और उन लोगों के लिए काम करने के लिए? देखिए, मैं वेटरन्स इंडिया से अभिषेक हूँ। वेटरन्स इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिक देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे के लिए काम करती है। उनके एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूलिंग, कॉलेज के लिए वेटरन्स इंडिया देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और वेटरन्स इंडिया अभी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। अभी हम लोग पिछला प्रोग्राम जब कारगिल दिवस पे हम लोगों ने किया हुआ था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आए हुए थे। आपको मैं दिखाता हूँ उनका फ़ोटो। राजनाथ सिंह जी अभी आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में। अभी नितिन गडकरी जी भी आए हुए थे, वेंकैया नायडू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर बीके मिश्रा जी। हम लोग फार्मर्स के लिए भी करते हैं और सोल्जर्स के लिए भी काम करते हैं। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी और 20 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से में आ चुके हैं, जुड़े ही हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारा थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच कर रही है। हम लोग नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म पे काम करते हैं, जो देश की राष्ट्रीयता है उसको बरकरार रखने के लिए, किस तरीके से देश को विश्व गुरु, हाँ, अखंडता को बरकरार जी काम करते हैं। ऐसे में बताइए, जिस तरीके से आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है शहीदों के परिवारों के लिए, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये होती है कि आपको ये पता है कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे ही रही है। सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई थर्ड फ्रंट की सरकार हो, सरकार अपनी तरफ से बेस्ट करती है। लेकिन जनता भी सामने से जुड़ना चाहता है कि कोई देश के लिए शहीद हुआ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स तो भर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और भी करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री से सराउंडेड हैं, तो अगर हमें भी कभी कुछ मौका मिले तो हम भी उनके लिए करना चाहते हैं। तो हमारी जो NGO है बेसिकली, वो उनके लिए काम करती है, शहीद सैनिक, उनके परिवार के लिए। हम लोग देश का, जैसे मैंने आपको बताया, कि सबसे बड़ा NGO है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सब शहीद सैनिक, उनके परिवार के लिए जाएगा। जैसे इसके पहले जितने भी आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, चाहे वो रणवीर अलावादिया का देख लीजिए, शुभांकर मिश्रा का, स्मिता प्रकाश का, या और भी बहुत लोग करते हैं। ये तो इनका रेवेन्यू इनके पास जाता है, हाँ, ये इनके प्रोड्यूसर के पास जाता है। और हम लोग जो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जितना भी उससे रेवेन्यू जाएगा, 100% रेवेन्यू वो शहीद सैनिक, उनके परिवार के लिए जाएगा। इसमें क्या होगा कि देखिए, सरकार तो कर ही रही है, आम जनता का भी पूरा सहयोग होगा। ये एक तरह का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है जो शहीद सैनिक, उनके परिवार के लिए काम करता है। अभी अक्षय कुमार की नई मूवी भी आई हुई थी, स्काई फोर्स, उसका भी प्रमोशन की जिम्मेदारी हमें मिली। अक्षय कुमार जी आए हुए थे हमारे मंच पे, उन्होंने प्रमोट किया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सैनिक हैं, और ये सैनिकों के द्वारा ही बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर बीके मिश्रा जी। उन्होंने बहुत मेहनत से इस ऑर्गेनाइजेशन को 2015 में क्रिएट किया हुआ है। उसमें बहुत सारे एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, जनरल वीके सिंह का आपने नाम सुना होगा, अभी मेघालय के गवर्नर भी हैं, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। जनरल GD बख्शी का आपने नाम सुना होगा। तो इसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनकी सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं।
और देश को सैनिक के माध्यम से, राष्ट्रीयता के माध्यम से, पेट्रोटिज्म के माध्यम से किस तरीके से विश्व गुरु बनाना है, ये हमारा सपना है और ये बहुत जल्दी हम लोग साकार करने वाले हैं। एक और अब देखते होंगे आए दिन खबरों में सामने आता है कि एक और जो आपने देखा अभिषेक मिश्रा जी और इनका जो वेटरन्स इंडिया जो इनकी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक और शहीदों के लिए काम करता है, शहीदों के परिवारों के लिए काम करता है, उनके विकास, उनकी शिक्षा और उनकी हर एक ज़रूरत को पूरे करने के लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर आए दिन आपको दिखता होगा जो हमारे सोल्जर्स हैं उन पर पत्थरबाजी होती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। आपने अभी हालिया में अपने बीते दिन देखा होगा बंगाल में किस तरीके से BSF के जवानों पर जो है वो पेट्रोल बम फेंके गए। ऐसे में इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो लगातार, आप तो वैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो नहीं रहे, जो देश की रक्षा करते करते अपनी प्राण की आहुति दे दी, लेकिन जो लोग रक्षा कर रहे हैं उन पे भी इसी देश के दोहरे जो मानसिकता के लोग हैं उन पे पेट्रोल बम और जो पत्थरबाजी करते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये लोग तो, मैं इन लोगों को, जैसे आपको पता नहीं कैसा लगेगा, मैं इन लोगों को बोलता हूँ औरंगजेब का औलाद। औरंगजेब के कुछ एक औलाद हैं जो देश में घूम रहे हैं जी, वेश बदल करके। इनकी वजह से देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान भी बचा नहीं पाए तो उसमें से बांग्लादेश चले गए। अब जो यहाँ पे बचे हुए हैं वो देश की एकता और अखंडता को जो है तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ऐसे शख्स को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे संगठन को, ऐसे वायलेंट ग्रुप को पहचानना पड़ेगा हम लोगों को और लात मार करके बाहर करना पड़ेगा देश से, क्योंकि देश की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो देश की एकता और अखंडता है। अखंडता, एकता और देश की एकता अखंडता में ही इस देश की जो है विकास है। चाहे हम सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, एकता और अखंडता पे डिपेंड करती हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं उन पे उनकी जब कार्रवाई होती है, उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है, मानवाधिकार भी बीच में आ जाता है, कहता है कि नहीं, आप किसी को एक मतलब इस लेवल से आप किसी को टॉर्चर या फिर सज़ा नहीं दे सकते जिस लेवल से देनी चाहिए। देखिए क्या है कि जब आप UN को ही मानते हो तो संपूर्ण रूप से, या तो UN को ही मान लीजिए, अगर आप देश के संविधान को मानते हो तो संपूर्ण रूप से आपको देश के संविधान को मानना चाहिए। UN का भारतीय संविधान के साथ तो कोई ऐसा लिंक है नहीं जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल डिफरेंट। और हर एक चीज़ संविधान में भी मेंशन नहीं है। तो जो एक समुदाय के लोग हैं उनको ये चीज़ों को समझना चाहिए बेसिकली कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो आपको भारत में रह करके भारत के लिए ऐसी साजिश नहीं रचनी होगी जिसमें भारत दिन प्रतिदिन जो है नीचे चले जाए। अभी बहुत सारे लोग, आपको सरकार से प्रॉब्लम है तो आपको किसी एक पार्टी से प्रॉब्लम है, तो इस नहीं, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपका जो राजनीतिक दल है, आपका एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन देश के साथ तो आपको एक रहना पड़ेगा, एक मुख होना पड़ेगा सब। मैं आपको बता रहा हूँ, कल यहाँ पे मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान से मिला जी। वो लोग पाकिस्तान के लिए इतना, मतलब मैं पाकिस्तान के बारे में कई सवाल पूछा उनसे, तो वो लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान हमारी अच्छी कंट्री है, ये है वो, जो है उन्होंने अपने बारे में बताया। मैंने बताया कि वो आप लोग तो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हो एक तरीके से। लेकिन जब आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आप बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके से भारतीय मुसलमान बात करते हैं आप देख रहे हो। भारत के जो मुसलमान, मोस्टली, मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भारत के रहने वाले कई ऐसे मुसलमान हैं जो देश में रह करके देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, अल सैयफ हो गया, और भी हौती हो गई, अलकायदा हो गया। ऐसे संगठनों से यहाँ पे पैसा आता है। ये सारे संगठन तो ब्लैकलिस्टेड जब से सरकार बदली है, इन सारे जो है सो सिकंजा कसा हुआ है। मोदी सरकार ने लगातार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे सिकंजा कसा हुआ है। इनकी जो है सो फंडिंग पे भी रोक लगा दी गई है। फंडिंग पे रोक लगाने से तो ठीक है, फंड नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ जो अंदर में फंडिंग हो रही है, जो ब्रेन में जो फंडिंग हो रही है, अरे बात आपको समझ, उसको कैसे आप रोकिएगा? उसके लिए भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेने। सरकार आर्थिक तौर पे रोकने में जो है सो सक्सेस हो पाई है, लेकिन मानसिक तौर पे रोकने, मानसिक तौर पे होगा, अभी धीरे धीरे होगा, अभी धीरे धीरे हो रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले 20 से 25 साल में जो है भारत में ये जितने भी वायलेंट ग्रुप्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। और कुछ एक लोग जो हैं, जो औरंगजेब के औलाद हैं, जैसे अबू आजमी जैसे लोग हैं, और भी एक दो लोग हैं, ओवैसी, तो अब जो भी है बाकी लोग, तो ऐसे लोगों से जो है भारत को बचना चाहिए। जो लोग, हमारी भूमि किसकी भूमि है? वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, शिवाजी की भूमि है। आप समझ रहे हो? भगवान राम यहाँ कभी पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए,
तुलसी पैदा हुए, आपने कबीर अभी पैदा आपने हुए। बात करी राम की, राम को लेकर के छोटे ओवैसी जो है उन्होंने बहुत अभद्र एक टिप्पणी की थी कि राम कहाँ पैदा हुए हैं, उसको हरियाणा से जोड़ा गया, कहाँ कहाँ से जोड़ा गया। तो इन सब के बयानों पे जो लगातार जब एक मजहब के बारे में बयानबाजी होती है तो लोग सर धड़ से अलग कर, सर तन से जुदा करने की धमकी देते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग बयानबाजी करते हैं, एक सनातन को लोग हल्के में लेना शुरू कर दिए हैं और कुछ भी अनाप शनाप बयान दे देते हैं और सोचते हैं कि ऐसे उनकी पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी। इनको लेकर क्या कहिए? देखिए, सनातन धर्म तो जो ओवैसी का छोटा भाई है, इन लोगों के जो बाबा आदम है उसका भी बाप होगा कोई, तो उससे भी पहले से है। बाबा आदम को ये लोग कहते हैं कि ये हमारे पहले थे, जो भी है उसका भी बाप होगा कोई, तो फिर सनातन की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। और ऐसे लोगों को लात और जूते से स्वागत करना चाहिए जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर आप इन लोगों को जितना आप लात मारिएगा, आपको समझिए कुंभ स्नान का फल मिलेगा, इस तरीके का। अभिषेक जी, थोड़ा हम विषांतर हो गए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेन पॉइंट्स बताइए, ये क्या करती है और जो लोग जो शहीद के जो परिवार हैं उनके विकास के लिए किस तरीके से इनकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, हम उनके एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूलिंग, कॉलेज के लिए भी काम करते हैं। सब कुछ कीजिए कि कोई शहीद सैनिक है, उनका परिवार है, अगर वो नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई उसका बच्चा नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो हम लोग उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प करते हैं फाइनेंशियली स्पॉन्सर। ये फाइन कहाँ से आता है आप लोगों के पास? हम लोग देखिए क्राउड फंडिंग भी करते हैं, CSR के थ्रू भी आता है। और आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपील भी करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे लोग जाएं और हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की? ट्रांसपेरेंसी कितनी है आजकल? जैसे बता रहे हैं क्राउड फंडिंग होता है, तो यहाँ पे कितना कलेक्शन होता है, कितना आप लोगों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका क्या पारदर्शिता है? ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी इसका इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पद संभाल रहे हैं, वो सारे जो है डिफेंस से हैं। आप किसके ऊपर सवाल और निशान उठाओगे? देश के सेना के ऊपर नहीं कर सकते। जब कोई भी चीज़ सेना के द्वारा किया जा रहा है, सेना का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की पूरी गारंटी है। हाँ, तो जब जनरल बख्शी हैं, इसमें जनरल VK सिंह जी हैं, और इसके जो पैट्रन इन चीफ हैं, जो नेशनल फाउंडर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं, डॉक्टर VK मिश्रा जी, उन्होंने एयरफोर्स में 20 साल से ज़्यादा काम किया। उनके नेतृत्व में ये पूरा चल रहा है। आपने अभी बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपके साथ मंच शेयर कर चुके हैं, ये जो वेटरन्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में? आप YouTube पे जाइएगा, वेटरन्स इंडिया का YouTube चैनल को खोलिएगा, उसमें राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला है वेटरन्स इंडिया के लिए, वो आप पढ़िएगा। नितिन गडकरी ने क्या बोला हुआ है, जनरल VK सिंह ने क्या बोला हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बोला हुआ है, वेंकैया नायडू ने क्या बोला हुआ है। हम लोग भारत की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सोच के साथ चलते हैं कि सैनिक का विकास जो है वो देश का विकास है। क्योंकि आप देखिए, हमारे जितना भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो सैनिकों के हाथ में है। वी आर सराउंडेड बाय कंट्री लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। आप इनके ऊपर एक पल के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर सैनिक हमारे बॉर्डर से हट जाएंगे तो क्या ये करेंगे? वैसे तो हमारी पब्लिक भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन सैनिक का उसमें कितना बड़ा रोल? सर, पब्लिक कहाँ से स्ट्रांग है? वो तो सेना पे ही पत्थरबाजी करती है। नहीं, ये कश्मीर में ही ऐसा होता है। और एक क्या बात कर रहे हैं? जो चीज़ें कश्मीर में थी अब वो बंगाल में होने लगी, वो चीज़ें अब आपके दिल्ली में होने लगी। एक खास मजहब के जो लोग हैं ना, वो इस तरह के चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे मजहब के लोगों से हमेशा बचना चाहिए। ऐसे औरंगजेब के औलादों से देश को बचना चाहिए। ये लोग भारत को ऑलरेडी एक टुकड़ा कर दिया है 1947 में। इनके बाप का था लाहौर, इनके बाप का था पेशावर, इनके बाप का था इस्लामाबाद। कश्मीर इनके बाप के नाम पे रखा गया है। तो आप बताइए, जब भी भारत को इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, भारत के जो हिंदू हैं वो भारत के साथ एकजुट रहेंगे, भारत के सिख हैं एकजुट रहेंगे। आप कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं वो एकजुट रहेंगे, भारत में जो आपसी भाईचारा है, एकता अखंडता बनी रहेगी। कल अंबेडकर जयंती थी, ठीक है, और कल मैं कवर करने गया था यहाँ पे प्रेरणा स्थल पे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, वो कह रहे हैं कि आपने तो हमें दलित बना दिया। तो दलित तो कभी हिंदू है ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब एक हैं भाई। नहीं, दलित जो हैं वो हिंदू का एक पार्ट है। और देखिए, किसी को मानने और नहीं मानने, कह रहे हैं कि जब हमारे किसी वंचित दलित के साथ, शोषित के साथ जब कोई घटना होती है तो वहाँ पे हिंदू अलग हो जाते हैं। जो आपके तथाकथित क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, सवर्ण जितने भी हैं वो अलग हो जाते हैं। वहाँ पे एक खबर की हेडलाइन बनती है कि दलित लड़की के साथ, दलित व्यक्ति के साथ ये हुआ वो हुआ। वहाँ पे लड़ने के लिए कोई दलित ही जाता है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, BSP हो, या फिर अन्य जो इनके नुमाइंदे हैं जो भी राजनीतिक। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संविधान में जो है
संविधान जो है, भारत का संविधान, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट जो है, उनके लिए पूरा छूट है और अपील कर सकता है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठते हैं, हाँ, जो उसके हेड होते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सनातन का पाठ है, दलित कुछ नहीं है। दलित शब्द का मतलब क्या होता है? जो दबा कुचला हो। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। मैंने ये बात कहा तो उन्होंने ये कहा कि ये 100 में 1 होंगे, 80 में 1 होंगे, लेकिन यहाँ पे 80 में अगर 100 में बात करें तो 100 में 90 जो है वो दलित ही हैं। सनातन का पार्ट है दलित। मैं ये चीज़, और ये जो औरंगजेब के जो औलाद हैं, ये इन लोगों को क्या कहते हैं कि एक तरीके से चिंगारी देते हैं, हाँ, गुमराह करते हैं कि दलित हो गए, दलित मुस्लिम, दलित मुस्लिम। दलित हिंदू के साथ ही होगा अटैच। ठीक है, दलित स्पेशल कुछ नहीं है, दलित कोई रिलीजन नहीं है, ब्राह्मण कोई रिलीजन नहीं है, क्षत्रिय कोई रिलीजन नहीं है। दलित इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सनातन। कोई भी दलित हो, दलित कोई जाति नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर हो जाएं, रामविलास पासवान को लीजिए आप, जगजीवन राम को लीजिए आप, ऐसे काशी राम को लीजिए आप, ये सारे लोग किसके नाम पे? राम किस? जगजीवन राम, काशी राम। राम शब्द की उत्पत्ति क्या हुई? फिर ये अपने आप को अलग कैसे कहते हैं? अलग कहाँ? चंद्रशेखर भगवान शिव का नाम है। बड़ी बात बोल दी आपने। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सर ये बताइए, कल हम एक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का 137वां शायद जन्मदिन था। तो इस पे लोग कह रहे थे कि दलित को आप लोगों ने बांट दिया, दलित हिंदू है ही नहीं। 85% जो लोग हैं वो कट रहे हैं, हिंदू जो नाम है इस नाम से अपने आप को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए इस पे? सर मैं कहना चाहूँगा, दलित कोई एक कैटेगरी है ही नहीं। आदमी जन्म से ही दलित होता है। जब अपने कर्म से जब वो ऊपर उठता है ना, तब वो डिवाइड किया जाता है। दलित कोई शब्द है ही नहीं, पहली बात तो ये कहना गलत है कि दलित हिंदुओं से अलग है। ये जो अभी सर जो इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि वर्ग विशेष के लोग हैं, वो दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाह रहे हैं, एक अपनी राजनीति के रोटियां सेकने के लिए, कि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर दें दलितों में और क्षत्रियों में या ब्राह्मणों में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा जब बहुत पुराना समय था तब हर कोई अपने कर्म के अकॉर्डिंग डिवाइडेड था। तो उसमें वर्ण व्यवस्था थी, चरम पे थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। भगवान राम है, क्या शबरी के झूठे बेर नहीं खाए उन्होंने? क्षत्रिय थे वो, तो वो दलित के झूठे बेर कैसे खा सकते हैं बताइए? सुदामा कौन थे? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में भी पहले जो गांव में हुआ करता था, अलग अलग जो वर्ण बांटे गए थे कि चाहे आप हरिजन हो या फिर आप ठाकुर हो, अलग अलग उनको हमारे यहाँ जो है वो एक देहाती भाषा में अगर कहें ना तो उन्हें रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। शादी ब्याह में भी हमारे यहाँ जो है। मैं आपको बात बताऊं, आप सही कह रहे हैं, गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं उनका पक्ष बिल्कुल नहीं करता। मेरे लिए, मैं खुद सवर्ण जाति से हूँ, मेरे लिए दलित मेरे भाई है, अन्य पिछड़े सभी मेरे भाई बहन हैं। मैं कोई फ़र्क नहीं करता। मेरे खुद के गांव में दलित आराम से मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो एक समय कभी कुछ एक छोटा मोटा समय होगा, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ उसको, ऐप से मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो सब व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। अभी जो मेरी जो पीढ़ी है, नौजवानों की पीढ़ी है, वो इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करती। मेरे खुद के फ्रेंड जिनको आप नीचे जाती है कहते हैं, कुछ विशेष लोग, मैं नहीं कहता, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मेरे बराबर के हैं। हम साथ बैठते हैं, साथ घूमने जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ होता है। एक थाली में खाना भी खाते हैं। हम ऐसा कोई फ़र्क नहीं करते। कह रहे थे कि ये हिंदू का ठेकेदारी जो है वो उन लोगों का आरोप है। मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये लगातार जो हिंदुत्व का जो ठेका उठा रहे हैं, ये सिर्फ चंद लोग हैं, स्वर्ण हैं। और ये लोग तब हमें याद करते हैं जब मुसलमान से कोई लड़ाई होती है, दंगा फसाद होता है, तब इन्हें दलित भी हिंदू नजर आने लगता है। नहीं सर, ये गलत बात है। मैं आपको बताऊँ, दलित फिर मैं कहता हूँ हिंदुओं से अलग नहीं है। ये जो एक सनातन जो एक धर्म है वो अजर अमर है, उसमें सभी बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि दलित की लड़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है राष्ट्र की और धर्म की रक्षा के लिए, हम भी हथियार उठाने को तैयार है बराबर। तो ये दलित में और जो एक्चुअली ये कुछ लोग हैं जो इनको वापस तोड़ना चाह रहे हैं, दलितों को कुछ गंदी राजनीति के, जैसे एक चंद्रशेखर रावण जिसे कहते हैं, वो उसका सबसे पर्याप्त उदाहरण है। वो आदमी क्या करता है, जहाँ दलितों के साथ शोषण होता है ना वास्तविकता में, मान लीजिए कोई धर्म विशेष के लोग, आप समझ रहे हो मैं किसे कहना चाह रहा हूँ, धर्म विशेष के लोग, वो जब दलितों के साथ शोषण करेंगे, चाहे वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में हो चाहे यूपी में हो, तब ये लोग कहीं नहीं जाते। जब मान लो बाई चांस वो किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति से हो गया,
चाहे उसने गलत किया हो, मैं गलत कहूँगा उसको, मैं नहीं कहूँगा सोने दे को उसने सही किया हो, तब ये उसमें कूद पड़ेंगे, क्योंकि उनको दोनों को अलग करना है। अलग करना है, बिल्कुल। ये राजनीति अच्छी बात कही। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका ट्विटर उठा के देखें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार, अगर मैं उनके ट्विटर को देखूँ हालिया में, तो वो ऐसे ही पोस्ट करते देखे जाते हैं। चंद्रशेखर रावण जिनका नाम है, जो आज़ाद समाज पार्टी के ये कह सकते हैं मुखिया भी हैं, और वो जो है नगीना से अभी सांसद भी हैं, इकलौते सांसद हैं अपने पार्टी के। और चंद्रशेखर रावण, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऑन कैमरा कि किस तरीके से जो है वो उनके यहाँ किस तरीके से ये बांटने की जो राजनीति है उनके स्क्रीन पर की जाती है। चंद्रशेखर रावण, आप देखिए ये उनका प्रोफाइल है, और ऐसे कई खबरें आएंगी आपके सामने। मध्य प्रदेश में सिंगोली थाना क्षेत्र में जैन मुनियों पर हमला, ये देखिए किस तरीके से दंडनीय अपराध है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में उन्हीं के पार्टी के नेता साथियों कासगंज के दिन ये कई हैं, नाबालिग युवती को मंगेतर के साथ रोका, इन्होंने ये कहा मंगेतर को लूटपाट, ऐसी तमाम इन सब चीज़ों से जो है इनके प्रोफाइल वो भरे रहते हैं। तो ये आज दूध का दूध पानी पानी भैया ने जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये लगातार ये जो चंद्रशेखर रावण है, ये जब मामले इनके आते हैं सवर्ण के साथ, किसी दलित के साथ जाने अनजाने में कोई घटना हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को ये हाईलाइट करते हैं। वहीं मैंने कल भी दिखाया था जिस तरीके से दिल्ली के गोकुलपुरी में एक दलित लड़के के साथ, एक वाल्मीकि समाज के हिमांशु नाम है उसका, और उस लड़के के साथ एक ऐसी बर्बरता हुई है, वो लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था, और ये जब घर वालों को पता चला तो दो भाई उसके मिलके चाकुओं से उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये खबर ना चंद्रशेखर ने दिखाई, ना इन दलित तथाकथित, जो मैं भी उसी शब्द को कहूंगा, जो लोग जिस नाम से लोग उन्हें कहते हैं, तो ये ना चंद्रशेखर ने कहा है, ना ये आपका पीडीए की जो राजनीति करते हैं अखिलेश यादव ने कही। वो बात धरी की धरी रह गई है, लेकिन अब तक कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ये छाती पीटने वाले दलित को लेकर के, हिंदुओं को सवर्ण से दलितों को जो दोनों के बीच डिफरेंस गैप पैदा करते हैं, इनके बीच बंटवारा करते हैं, उन लोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, और दर्शकों आप पे हम छोड़ते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में देश को एकता अखंडता की ओर लेके जाना है, या फिर ऐसे ही दलित को सवर्ण से, सवर्ण को दलित से, अगड़े को पिछड़े से, गरीब को अमीर से बांटने की राजनीति करते हुए देश को बांटने की एक नई पटकथा लिखनी है।